एवरीवन, हम आज अपने अगले लेक्चर के साथ अपने AIB एग्ज़ाम की अगली सीरीज़ से के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अपने नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि कल मैंने एक पहला लेक्चर डाला था AIB के लिए, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे। उनको करने के बाद आप ये 20 क्वेश्चन फिर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। तलाक ए तफवीज़, नाम से आपको पता चल गया होगा, मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन है। तलाक ए तफवीज़ इज़ क्या है? ऑप्शंस पढ़ रही हूँ आपके लिए। तलाक बाय डेलीगेशन, ट्रिपल तलाक, तलाक बाय एग्रीमेंट, इम्प्रॉपर तलाक। तलाक बाय तफवीज़ का मतलब क्या है? तलाक बाय तफवीज़ का मतलब होता है ऐसा तलाक जो डेलीगेटेड तलाक हो। डेलीगेटेड तलाक का मतलब शादी के टाइम में हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को ये राइट दे देता है कि तुम मुझे कभी भी तलाक दे सकती हो जब भी तुम चाहती हो। तो तलाक की तफवीज़ इज़ तलाक बाय डेलीगेशन। सेकेंड क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ? ऑब्वियसली एनालिटिकल स्कूल की बात हो रही है तो ज्यूरिस्प्रूडेंस आ गया है यहाँ पर। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ किसने लिखा था? वैसे तो सब जानते हैं कि जॉन ऑस्टिन का रिलेशन है एनालिटिकल स्कूल के साथ, बट अगर फाउंडर की बात कही जाए तो यहाँ जेरेमी बेंथम जो है इज़ द राइट आंसर। बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं ऑस्टिन और बेंथम के नाम में, क्योंकि जहाँ एनालिटिकल स्कूल की बात आती है वहाँ हम सिर्फ ऑस्टिन को ही जानते हैं। अगर आप इनफैक्ट गूगल भी करेंगे तो आपको कई जगह ऑस्टिन का और कई जगह जेरेमी बेंथम का नाम लिखा हुआ आएगा। उसके बाद एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड क्वेश्चन, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय ए फीमेल हिंदू। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फीमेल हिंदू के से पोसेस्ड है, एक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट के बाद या पहले उसको जो मिली है, शैल बी हेल्ड बाय हर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट एज, उसे किस रूप में मिलेगी वो? नंबर 1 लिमिटेड ओनर के रूप में, नंबर 2 उसको ओनरशिप नहीं मिलेगी, नो ओनरशिप, नंबर 3 नॉट एज एब्सोल्यूट ओनर, एंड नंबर 4 फुल ओनर। तो ऑब्वियसली इस जब भी एक फीमेल हिंदू को प्रॉपर्टी पोसेस्ड होती है हिंदू सक्सेशन एक्ट के पहले या बाद में, तो वो प्रॉपर्टी उसे एज अ फुल ओनर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यहाँ लिमिटेशन पीरियड की बात हो रही है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन और द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इज़ फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू। कितने टाइम पीरियड के लिए होता है ये? जब मतलब कौन से जो ड्यू डेट है उससे कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? ये 1 साल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैप्टर डीलिंग विद प्ली बार्गेनिंग हैज़ बीन इंसर्टेड बाय। जो चैप्टर है प्ली बार्गेनिंग हैज़ बीन इंसर्टेड बाय, कौन से एक्ट में ये जो प्ली बार्गेनिंग है ये डाली गई थी? ये डाली गई थी, इसके ऑप्शंस हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1993, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005, कोड ऑफ क्रिमिनल एक्ट 1993 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 2001। द करेक्ट आंसर इज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 41B, जो सेक्शन 41B है CPC का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, किस बेसिस पर, कौन से केस के बेसिस पर बनाया गया है? सेक्शन 41B ऑप्शंस आर नंदिनी सतपति वर्सेस PL दानी, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये आपको CPC के बेयर एक्ट में क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, बट इसका करेक्ट आंसर है DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो बहुत ही लैंडमार्क केस है, जिसमें यह बताया गया था कि जो इंसान अरेस्टेड होता है उसके साथ लीनियंट बिहेवियर किया जाना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। 41B का केस था ये। नेक्स्ट इज सेक्शन 253 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 253 कंपनी एक्ट 2013 डील करता है, सीधा सीधा कंपनी एक्ट का बेयर एक्ट खोलिएगा तो सेक्शन 253 देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा आंसर कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ सिकनेस की बात कर रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सिकनेस, प्रोमोटर्स, लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेमोरेंडम, जिसमें से हमारा सही आंसर है डिटर्मिनेशन ऑफ सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली। जो ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन होता है, डिफेमेशन मतलब किसी की इंसल्ट करना, उसका जो प्रोसिक्यूशन है वो कौन इनिशिएट कर सकता है? ऑन द कंप्लेंट ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, on the basis of an FIR, on the basis of police report, if it is matter related to domestic affairs of a family। तो इसका करेक्ट आंसर है सिर्फ अग्रीव पार्टी की कंप्लेंट पे ही डिफेमेशन का केस लिया जाता है, अदरवाइज नॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर CPC क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ की कोड की बात हो रही है, दैट इज CRPC। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अ सर्च कैन बी कंडक्टेड विदाउट वारंट। एक ऐसा सर्च जो बिना वारंट के किया जा सकता है वो कौन कर सकता है? ध्यान से सुनिएगा। जुडिशियल ऑफिसर, एनी पर्सन, एनी पुलिस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, दैट इज़ IO। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर बिना वारंट के कोई वो करना चाहता है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, तो वो हक सिर्फ IO को है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कौन सा ऐसा सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 का जहाँ पर सेक्शन की बात आ जाए, बेयर एक्ट खोलेंगे आप। requires disclosure in the prospectus of names and address of CFO about sources of promoters contribution among other things। ऐसा कौन सा कंपनी एक्ट का सेक्शन है जो डिस्क्लोज करता है प्रोस्पेक्टस ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ CFOs और उनके सोर्स ऑफ प्रमोटर्स और बाकी सारी चीज़ें जो बताता है, वो सेक्शन है आपका सेक्शन 26। तो ये आपके कुछ कंपनी एक्ट के और मुस्लिम लॉ के क्वेश्चन थे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टिन्यूएंस ऑफ लाइफ इज़ कंटेन्ड इन सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट। कौन सा ऐसा सेक्शन है जो प्रिजम्पशन करता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ लाइफ का? वो है सेक्शन 107। ये जो सेक्शन वाले क्वेश्चन है ना, सीधे सीधे बेयर एक्ट खोलिएगा, कोई मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है। सीधा बेयर एक्ट खोलिए, सेक्शन नंबर देखिए और उसमें देखिए उसमें क्या लिखा है, आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट इज़ टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस। किसी भी विटनेस की जो टेस्टिमनी है टू द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट और फैक्ट इन इशू आर, उसके फैक्ट्स का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस जो है इशू ऑफ फैक्ट्स का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो करता है डायरेक्ट एविडेंस को रिप्रेजेंट। डायरेक्ट एविडेंस मतलब जो सीधा सीधा गवाह है उसको। नेक्स्ट इज अ ट्रांसफ़र ऑफ ₹500 टू हिज नीस C। ए ट्रांसफ़र ₹500 टू हिज नीस C। ए ने अपनी नीस को 500 रुपये ट्रांसफ़र किए। इफ़ शी विल डिज़र्ट हर हस्बैंड द ट्रांसफ़र इज़, अगर वो अपने हस्बैंड को डिज़र्ट कर देती है तो क्या ये ट्रांसफ़र क्या कहलाएगा? वॉइड कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा, वॉइडेबल कहलाएगा या नन ऑफ द अबव कहलाएगा? ये ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफ़रर के साथ उसका रिश्ता ही ख़त्म हो गया ना। तो जहाँ पर उसका जिसके थ्रू उसके साथ रिलेशन था ए के साथ, वो रिश्ता ही उसका ख़त्म हो गया, तो उसका ट्रांसफ़र भी वॉइड हो गया क्योंकि उसने तो उसको अपने रिश्तेदार होने के नाते पैसे दिए थे। टू द कंपनीज़ एक्ट, अगेन कंपनीज़ एक्ट का क्वेश्चन आ गया। कंपनीज़ एक्ट 2013 अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ, क्या अलाउ करती है वो? फॉर्मेशन ऑफ 2 पर्सन कंपनी, 7 पर्सन कंपनी, 2 और मोर पर्सन कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। तो कंपनी एक्ट 2013 अलाउ करती है फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी। लीडिंग क्वेश्चन, बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ये, हमारे LLB में बहुत सारे एग्जाम्स में हमने देखा है ये क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है किस टाइम पे? री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन या नन ऑफ द दीज। जब आप इसको बेयर एक्ट को खोलेंगे तो आपको री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन दिखेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि लीडिंग क्वेश्चन जो है सिर्फ वो पूछ सकता है जो ऑपोजिट पार्टी का जो लॉयर या एडवोकेट होता है, तो उसी को क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टॉपल इज़ अ रूल बाय विच अ पार्टी टू लिटिगेशन आर। एस्टॉपल एक ऐसा रूल है जिसमें पार्टी जो लिटिगेशन में है वो क्या? नंबर 1, स्टॉप फ्रॉम असर्टिंग और डिनाइंग ए फैक्ट, रोका जाता है उनको असर्ट या डिनाई करने के लिए किसी भी फैक्ट को। प्रिवेंटेड फ्रॉम अपीयरिंग इन पर्सन, प्रिवेंटेड फ्रॉम हाइडिंग एन एविडेंस, वो एविडेंस को हाइड करते हैं, या ए या बी दोनों, प्रिवेंटेड फ्रॉम अपीयरिंग द पर्सन भी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एस्टॉपल एक ऐसा रूल है जो पार्टी जब लिटिगेशन में है, अगर उसको रोका जाता है किसी भी फैक्ट को असर्ट करने के लिए या डिनाई करने के लिए, तो उस केस में ये अप्लाई होता है। नाउ moving on to the next question is International Criminal Court. International Criminal Court ICC is based on, कहाँ पर based है? Rio Conference, Rome Statute of International Criminal Court, part of UN Chart और यूगोस्लोवाकिया स्टैच्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये तो रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आप बेयर एक्ट में जाके देखेंगे। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेस्ड है रोम स्टैच्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूटिव एंड डेक्लेरेटरी थ्योरीज ऑफ स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूटिव और डेक्लेरेटरी थ्योरीज है स्टेट की, वो किससे रिलेट करती है? लॉ ऑफ सी से, लॉ ऑफ एयर स्पेस से, लॉ ऑफ आउटर स्पेस से, या स्टेट रिकॉग्निशन से। तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव एंड डेक्लेरेटरी थ्योरीज है स्टेट की, वो रिलेट करती है स्टेट के रिकॉग्निशन से।
नेक्स्ट इज तबुला रासा। तबुला रासा अंडर इंटरनेशनल लॉ रिलेट्स टू, तबुला रासा जो है इंटरनेशनल लॉ में किस चीज़ से रिलेट करता है? स्टेट रिकॉग्निशन, यूनिवर्सल सक्सेशन, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ या स्टेट सक्सेशन। तो ये बहुत ही क्लियरली रिप्रेजेंट करता है स्टेट सक्सेशन। देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे, आप ये मत उम्मीद कीजिए आपको 100 में से 100 क्वेश्चन आते होंगे पेपर में या आपको सारा कुछ बेयर एक्ट में मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं आपको झूठी तसल्ली भी बिल्कुल नहीं दूंगी। 100 में से सिर्फ 60 to 70% ऐसा पेपर होगा जो आप अटैम्प्ट कर पाएंगे सही तरीके से, बेयर एक्ट में से ढूंढ ढांड के, या कुछ नॉलेज आपने, अब ये डिपेंड करता है आपने LLB में किस तरीके की पढ़ाई की है। तो उन सबको देखते हुए यू विल बी एबल टू डू 60 to 70% ऑफ योर एग्जाम। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आपका जो करंट जीके वगैरह है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूटिव एंड डिक्लेरेटरी थ्योरीज, ये आपके LLB बेस्ड हैं। तबुला रासा के बारे में आपको कहीं बेयर एक्ट्स में नहीं दिखेगा, तो ये सब आपको या तो तुक्के लगाने पड़ेंगे या फिर आप अपनी नॉलेज यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। with reference to cyber crimes, क्वेश्चन आया साइबर क्राइम का। with reference to the cyber crimes, वॉर्म अटैक का मतलब क्या होता है साइबर क्राइम में? अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ ही मिलेगा, तो इसका आंसर जो है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो है नीड द वायरस टू अटैच, डू नॉट नीड द वायरस टू अटैच, नीड्स द होस्ट टू अटैच, डू नॉट नीड द होस्ट टू अटैच। तो विद रेफरेंस टू साइबर क्राइम्स, वॉर्म अटैक मीन्स डू नॉट नीड द होस्ट टू अटैच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई ए केस वेयर सेट ऑफ कैन बी प्लीडेड। ऐसा एक केस बताइए जहाँ पर सेट ऑफ को प्लीड किया जा सकता है। सेट ऑफ जो है हमने आर्बिट्रेशन में पढ़ा है, सेट ऑफ का मतलब होता है किसी भी जो आर्ग्यूमेंट हो रही है, जो लिटिगेशन चल रही है, उसको सेट ऑफ करवा देना। तो क्लेम फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, सूट फॉर रिकवरी ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, sued for a sum legally non-recoverable and none of the above। ऐसा केस ढूंढिए जहाँ पर सेट ऑफ को प्लीड किया जा सकता है, वो है सूट फॉर रिकवरी ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द वारंट मे यूज एडिक्वेट फोर्स टू एक्सेस द प्लेस वेयर सर्च इज टू बी कंडक्टेड व्हेन। जो पुलिस ऑफिसर है जो एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट को, वो यूज़ कर सकता है एडिक्वेट फोर्स लगाकर टू एक्सेस द प्लेस, उस जगह पर जाके वेयर सर्च इज़ टू बी कंडक्टेड, जहाँ पर उसको सर्चिंग करनी है। कब? ए फ्री इंग्रेस इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पर फ्रीली घुसना पॉसिबल नहीं है। द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस इज़ हार्डन्ड क्रिमिनल एंड देयर इज़ पॉसिबिलिटी टू एस्केप, वहाँ पर सामने वाला कोई क्रिमिनल बहुत ही शातिर है और उधर से भागने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके भागने की पॉसिबिलिटी है, सॉरी। द एरिया इज़ इन सच ए नेचर डेट प्रॉब्लम में अराइज एनी टाइम, वो ऐसे एरिया में है जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, या इनमें से कोई भी एक। तो बहुत ही क्लियर है, जो पुलिस ऑफिसर है एग्जीक्यूट कर सकता है वारंट को अपना फोर्स लगाकर, अगर वो ऐसे एरिया में है जहाँ पर फ्री इंग्रेस पॉसिबल नहीं है, जहाँ उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीक वर्सेस गर्ने इज़ ए फेमस केस। पीक वर्सेस गर्ने आपने बहुत बार पढ़ा है ये केस। वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो मिस रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। मिस रिप्रेजेंटेशन का जो केस था प्रोस्पेक्टस का, उस केस से रिलेटेड है पीक वर्सेस गर्ने का केस। नेक्स्ट इज़ वेरी 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 इजी एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सभी को याद आ जाएगा आंसर। पिजन होल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी पिजन होल थ्योरी? आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ा होगा पिजन होल थ्योरी के बारे में। पिजन होल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें ये बताया था सेलमन ने कि हमारे जो क्राइम्स होते हैं, जो हमारे टॉर्ट्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। होल्स जो पिजन होल्स होते हैं उन होल्स में सेट हो जाते हैं, और वही कुछ क्राइम्स हैं जो कि किए जा सकते हैं, और उन्हीं जो क्राइम्स में से हमारा कोई क्राइम सेट हो जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए थे विनफील्ड, ब्लैकस्टोन, लॉर्ड नाइट एंड सेलमन। तो हमें याद है इसका आंसर है सेलमन। उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर सेक्शन 45। एक्सपर्ट ओपिनियन से आप क्या समझते हैं? एक्सपर्ट ओपिनियन सेक्शन 45 में क्या बताता है? कंक्लूसिव प्रूफ बताता है, नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ बताता है, सपोर्टिव एंड कॉर्पोरेटिव इन नेचर बताता है, या इनमें से कोई भी नहीं बताता। तो इसका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो सेक्शन 45 में बताता है सपोर्टिव एंड कॉर्पोरेटिव इन नेचर, कि वो सपोर्टिव भी होता है और कॉर्पोरेटिव नेचर का होता है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। Which article under Constitution of India talks about the participation of worker in the management of industries? Constitution of India का ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कि ये बताता है कि वर्कर का जो पार्टिसिपेशन है वो इंडस्ट्रीज़ में की मैनेजमेंट में होना चाहिए? 43A,
43, 42, 43B। करेक्ट आंसर इज़ 43A। ऐसा सेक्शन आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बोलता है कि वर्कर्स का भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। हु हैज़ द पावर टू डिज़ोल्व लोकसभा? लोकसभा को डिज़ोल्व करने की पावर किसके हाथ में है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चन। स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर होती है लोकसभा को डिज़ोल्व करने की। सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो AIB के एग्ज़ाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और जो आए भी हुए हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप 2-2, 3-3 बार सुन लें तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि 30 to 40% क्वेश्चंस इन्हीं में से आने चाहिए। जब बाकी के हम बेयर एक्ट में से ट्राई कर लेंगे। 60-70 क्वेश्चन करना मोर देन सफिशेंट होता है, उसमें हम आराम से इस पेपर को 45% से निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप माई वीडियोज़ आर गोइंग गुड एंड इट इज़ हेल्पिंग यू इन योर preparation of AIBE. Keep liking my videos and keep commenting also so that मेरे को समझ आए कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्या आपको इसमें पसंद आ रहा है, क्या आप इसमें चेंजेस कुछ चाह रहे हैं तो क्या चाह रहे हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इन केस इफ़ यू वांट एनी हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 995333084000। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।